नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस नई पीआईबी सीरीज में, जहां पर हम पिछले हफ्ते की पीआईबी की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उन खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि इस बार का एग्जाम अगर आपने देखा होगा तो इस बार के एग्जाम में पीआईबी से बहुत सारी खबरें आई थी, तो हमने सोचा कि आपके लिए पीआईबी का एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया जाए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा है, इसका जवाब इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और प्रोग्राम हमारा कैसे चलेगा उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी एक पीआईबी सीरीज है, पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सीरीज है, जहां पर एक हफ्ते में हमारी एक वीडियो लाइव होगी। यानी कि एक हफ्ते की ये पूरी वीकली सीरीज है, जिस वीकली सीरीज में हम एक हफ्ते में पीआईबी की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं वो सारी खबरें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उन सारी खबरों का जो भी सार है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चाहे वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, सारे पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगे, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहली खबर के बारे में। सबसे पहली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका भारत और म्यांमार की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी। क्यों जारी की गई थी? क्योंकि म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। म्यांमार में आपको पता है बीते दिनों सबसे पहले आपका राष्ट्र जो मिलिट्री शासन है वो लागू किया गया था। मिलिट्री शासन के बाद फिर वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, और इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद वहां की जो मिलिट्री समर्थित सरकार है वो सरकार बनाई गई। तो अब म्यांमार के जो नए राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे, और इस यात्रा के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो यहां पर हमको देखने को मिली हैं। कुछ जरूरी बातें जो हमको पता होनी चाहिए। वो म्यांमार के राष्ट्रपति जो है ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है यू आंग हुआंग। यू आंग हुआंग जो है वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे, पहली बार भारत की यात्रा पर आए हुए थे। और म्यांमार भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारी पॉलिसीज हैं भारत की जिसमें म्यांमार जो है फिट होता है। सबसे पहले तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है भारत की, जहां पर भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाता है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो आपका म्यांमार है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी है भारत की, जिस पॉलिसी को 2014 में रीनेम किया गया था। ये पॉलिसी पहले आपका लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, जिसको 1992 में लॉन्च किया गया था। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम चेंज करके 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया था। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेसिकली आपका जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत करता है, और उसमें म्यांमार भी आता है। तो म्यांमार आपका एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी आता है। म्यांमार आपका जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी आता है। म्यांमार महासागर पॉलिसी का भी हिस्सा है। महासागर पॉलिसी क्या है भारत की? महासागर पॉलिसी की फुल फॉर्म है आपका म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। यानी कि भारत और उसके आसपास का जो इलाका है, खासतौर पर जो समुद्री इलाका है उसके आसपास के तमाम क्षेत्र हैं, उनमें जितने भी देश हैं उन सभी देशों के साथ मिलकर के भारत का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से महासागर इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी, और इसमें म्यांमार भी जो है शामिल है। तो म्यांमार भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो हमने देख लिया है। आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर पॉलिसी है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है उसमें भी भारत और म्यांमार एक साथ हैं। इसमें सबसे पहला है आपका कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट के तहत भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसको म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। तो आपका कालादान प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा आपका आईएमटी त्रिपक्षीय हाईवे है। आईएमटी यानी कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, जिसमें भारत और म्यांमार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये दोनों इनिशिएटिव जो हैं वो भारत और म्यांमार को आपस में कनेक्ट करते हैं। और अगर आपको याद होगा 2026 का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा ये दोनों चीजें जो हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट, दोनों 2026 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि हमको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में भारत और म्यांमार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने जो आपका मेकॉन्ग गंगा जो रिसेंटली जो आपकी यात्रा रही म्यांमार के राष्ट्रपति की, इस यात्रा के दौरान भारत की तरफ से अनाउंस किया गया कि भारत जो है मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के अंतर्गत म्यांमार के छात्रों को जो छात्रवृत्ति देता है, जो स्कॉलरशिप देता है, उसकी संख्या 36 से बढ़ा करके 100 कर देगा। 36 से बढ़ा करके 100 करने की घोषणा भारत की तरफ से की गई है। अब यहां पर मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन की अगर आप बात करें, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन में टोटल आपको जो है भारत तथा 5 देश आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 5 देश हैं? इसमें आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है।
इन देशों के बीच में जो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन है वो आपका पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा जैसे जो तमाम आपके पिलर्स हैं इनमें सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देता है। तो ये आपको याद रखना है मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में। तो इस पूरी यात्रा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है वो आपका भारत सरकार की तरफ से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपको याद होगा बीते दिनों भारत सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया था, खासतौर पर मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से अनाउंस किया गया था कि सरकार 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के जो बेस ईयर हैं उसको चेंज करने वाली है। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर थे? सबसे पहला आपका सीपीआई सीरीज थी, सीपीआई के बेस ईयर को चेंज किया गया था। इसके अलावा जीडीपी के बेस ईयर को चेंज किया गया था और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेस ईयर को चेंज किया गया था। सीपीआई का बेस ईयर क्या है नया? 2024 है, आपको याद रखना है। जीडीपी का नया बेस ईयर क्या है? 2022-23 है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नया बेस ईयर क्या है? ये भी 2022-23 है, ये भी यहां पर आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये जो खबर चर्चा में आई है वो खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारत सरकार ने अब पहली बार नए बेस ईयर के आधार पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। तो नए बेस ईयर के आधार पर नया बेस ईयर यानी कि 2022-23 बेस ईयर के आधार पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी किए गए हैं। जो आंकड़े ये बताते हैं कि अप्रैल 2026 में भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो वृद्धि दर रही है वो 4.9% के आसपास रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये बेसिकली हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन को मापता है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा रहा है, हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है, उन्होंने कितना उत्पादन किया है, उनका उत्पादन बढ़ा है या उनका उत्पादन घटा है, इसको मापने का जो हमारे पास इंडेक्स है उसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहा जाता है। कौन इसको जारी करता है ये भी हमको याद होना चाहिए। इसको जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से। कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से इसको जारी किया जाता है। इसके अलावा पहले इसका जो बेस ईयर था वो 2011-12 हुआ करता था, जिसको चेंज करके 2022-23 कर दिया गया था क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है वो 2011-12 से 2022-23 में बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो अगर हम बेस ईयर चेंज नहीं करते हैं तो फिर इसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमी का डेटा है वो फॉल्टी हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, विसंगतियां उसमें आने लगेंगी। तो इसीलिए बेस ईयर को चेंज करना इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कुछ नई चेंजेस जो आपको जो हमारी श्रृंखला है उसमें नई श्रृंखला है उसमें आपको देखने को मिले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहली बार गैस आपूर्ति, गैस सप्लाई और जल आपूर्ति, सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन को भी जो है इन आंकड़ों में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपका नई श्रृंखला में दुर्लभ मृदा खनिज यानी कि आपका रेयर अर्थ मिनरल्स और आपके जो माइनर मिनरल्स होते हैं, जो लघु खनिज होते हैं, इनको पहली बार शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि कौन से क्षेत्र को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपका विनिर्माण क्षेत्र यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। कितना? विनिर्माण क्षेत्र का जो वेटेज है वो लगभग 76% के आसपास होता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सेक्टर को मिलता है? विनिर्माण क्षेत्र को मिलता है। कितना वेटेज मिलता है? 76% के आसपास वेटेज जो है वो इसको मिलता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर यहां पर हम देखते हैं, लेकिन अगली खबर से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी बुनियाद को, आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। इसमें हम सारे सब्जेक्ट जो है बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं और सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर होंगी। इसमें आपको 400 से प्लस क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। मेंस कैप्सूल सीरीज आपको देखने को मिलेगी जिससे आप अपने मेंस के बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स की किताबें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आप अपने आंसर्स को भी इवैल्यूएट करा सकते हैं। इसमें एआई पावर्ड लर्निंग आपको मिलेगी। मूल्यांकन जो है आपका मूल्यांकन की सुविधा के साथ आपको 24 मेंस के टेस्ट भी मिलेंगे और करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस इस पूरे प्रोग्राम में आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार करेगा। तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है वो रुद्रम एम मिसाइल टेस्ट को लेकर के है।
ये खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई थी क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने रुद्रम M2 मिसाइल जो है इस मिसाइल का टेस्ट किया था। और ये क्या है, ये आपका एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये एक इंपॉर्टेंट, ये कई बार हमसे पूछा जाता है कि रुद्रम 2 मिसाइल जो है वो किस तरीके की मिसाइल है। तो रुद्रम 2 जो है वो आपका एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि ये हवा से जमीन पर दागी जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये एक स्वदेशी विकसित वायु से भूमि पर अटैक करने वाली मिसाइल है, जिसको एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये हवा से जमीन से पर दागी जाती है, तो ये एक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म यानी कि जैसे हवाई जहाज हो गया, फाइटर जेट हो गए, उनसे इसको लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा रुद्रम जो मिसाइल है ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे शत्रु के रडार, संचार और वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया। तो ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। किसने बनाया है इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे इसको तो ये डीआरडीओ के अंतर्गत आती है, लेकिन डीआरडीओ के अंतर्गत भी एक सेंटर है जिसको कहा जाता है आपका रिसर्च सेंटर इमरात। तो रिसर्च सेंटर इमरात की तरफ से इसको बनाया गया, जो कि हैदराबाद में मौजूद है। हैदराबाद में आपको रिसर्च सेंटर इमरात देखने को मिलेगा और रिसर्च सेंटर इमरात की तरफ से रुद्रम जो मिसाइल है, रुद्रम 2 मिसाइल जो है उसको डेवलप किया गया है। तो रुद्रम 2 मिसाइल में जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए वो ये है कि ये एयर टू वायु जो ये आपका एयर टू लैंड मिसाइल है और ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है, व्योमा इनोवेशन चैलेंज जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है भारत सरकार की तरफ से। व्योमा इनोवेशन चैलेंज क्या है वो सबसे पहले अगर आप देखें, सबसे पहले खबर क्या है, खबर हमारी ये है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भाषिणी प्रभाग है, भाषिणी क्या है उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि आईटी मिनिस्ट्री के तहत जो भाषिणी प्रभाग है, उस भाषिणी प्रभाग की तरफ से व्योमा नवाचार चुनौती लॉन्च की गई, व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आपका भाषिणी प्रभाग क्या है, भाषिणी बेसिकली भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। भाषिणी भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक बहुभाषी डिजिटल समावेशन पहल है, एक मल्टीलिंगुअल एआई इनिशिएटिव है, जिसके तहत जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है, यानी कि भारत की जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए इस भाषिणी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। अब व्योमा नवाचार चुनौती की अगर आप बात करें तो व्योमा नवाचार चुनौती का उद्देश्य कम इंटरनेट या बिना इंटरनेट वाले क्षेत्रों के लिए मुक्त ओपन सोर्स बहुभाषी वॉइस फर्स्ट एआई समाधान जो है वो विकसित करना है। बेसिकली इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जो व्योमा जो चैलेंज है, इस चैलेंज के तहत कोशिश ये की जा रही है कि अभी अगर आप देखें एआई जो है, आपको एआई में एक डिवाइड देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपके ग्रामीण इलाके, जो आपके शहरी इलाके हैं वहां पर एआई बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में एआई इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जिसके पीछे की एक वजह यह भी है कि ग्रामीण इलाकों में आपको इतना ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोग एआई का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सरकार ये कोशिश कर रही है, खासतौर पर आईटी मिनिस्ट्री ये कोशिश कर रही है कि भारत में बेसिकली आपका ऐसे एआई सॉल्यूशंस या ऐसे एआई डेवलप किया जाए जिस एआई को चलाने के लिए इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, और वो एआई जो है क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल किए बिना अपना जो सिस्टम है वहीं पर सारा डेटा जो है वो अपलोड कर सके और वहीं पर डिसीजन ले सके। तो ये सोल्यूशन डेवलप करने के लिए व्योमा इनोवेशन चैलेंज की यहाँ पर शुरुआत की गई है। इसके अलावा इसमें एक सुनो सूत्र भी शुरू किया गया है, सुनो सूत्र भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सुनो सूत्र क्या है, ये भाषिणी और करंट एआई का एक जो है एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, संयुक्त पहल है। यहाँ पर बेसिकली आपका क्लाउड पर निर्भर हुए बिना उपकरण ऑन डिवाइस पर ही विभिन्न भारतीय भाषाओं में संवादात्मक सेवाएं जो हैं वो प्रदान कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि व्योमा इनोवेशन चैलेंज इसी तरीके के जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको डेवलप करेगा। तो एक सॉल्यूशन जैसे ये हो गया सुनो सूत्र। सुनो सूत्र में क्या होगा, जैसे आपको बहुत ज्यादा इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए हुए आप अपने फोन पर एआई के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, एआई के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये सुनो सूत्र हो गया। इसी तरीके से व्योमा इनोवेशन चैलेंज जो है वो ऐसे ही सोल्यूशन डेवलप करने का प्रयास करेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है ये आपका दिल्ली एनसीआर में भारत सरकार की तरफ से एक नया मिशन शुरू किया जाने वाला है, जिस मिशन को हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये जो मिशन है, ये मिशन बेसिकली आपका दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए शुरू किया जाएगा, जिसका जो टोटल कॉस्ट है वो आएगा लगभग आपका 9,585 करोड़ रुपए के आसपास।
इस पूरी इनिशिएटिव में बेसिकली आपका ये योजना नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित की जाएगी और इसमें आपका इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये दो मंत्रालय मिलकर के इस पूरी योजना को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। क्या होगा इस पूरी योजना के तहत? इस पूरी योजना में बेसिकली आपका जो एनसीआर वाला रीजन है, चाहे इसमें एनसीआर वाले रीजन में आपको पता होगा केवल दिल्ली नहीं आता है, बल्कि एनसीआर वाले रीजन में आपका दिल्ली के साथ साथ हरियाणा यानी कि गुरुग्राम का जो इलाका है वो भी इसमें शामिल होता है, आपका उत्तर प्रदेश का जो नोएडा वाला इलाका है और उसके आसपास का जो इलाका है वो भी इसमें शामिल होता है, और राजस्थान के कुछ इलाके जो है वो भी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। तो इस पूरी योजना को केवल दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि इन 3 राज्यों में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इन 3 राज्यों की सरकार जो है वो भी इस पूरी योजना में थोड़ा बहुत पैसा देने वाली, थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो यहां पर होगा क्या, इस पूरी योजना का उद्देश्य क्या है कि ये जो आपके इलाके हैं, चाहे आपका राजधानी दिल्ली हो या उसके आसपास का जो एनसीआर वाला इलाका है, वहां पर जितनी भी कारें, वहां पर जितने भी ट्रक, जितने भी व्हीकल आपके मौजूद हैं, अगर किसी भी व्हीकल में BS4 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, अगर किसी भी व्हीकल में BS4 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको कोशिश की जाएगी कि हम BS6 इंजन में कन्वर्ट कर सकें, और कन्वर्ट करने के लिए लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी, लोगों को इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रयास यहां पर सरकार करने वाली है। तो दिल्ली एनसीआर के लिए सरकार एक बड़ी योजना लेकर के आई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली हमारी खबर आपका कंबोडिया को लेकर। कंबोडिया में बेसिकली अब आप जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबोडिया में अब आप क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिली है कि कंबोडिया ने भी यूपीआई को स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, भारत और कंबोडिया के बीच यूपीआई आधारित सीमा पार डिजिटल भुगतान व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसका संचालन कौन करेगा? इसका संचालन किया जाएगा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की तरफ से। क्या? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की तरफ से, जो कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल इकाई है, इंटरनेशनल यूनिट है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की तरफ से इसको संचालित किया जाएगा। और ये जो इनिशिएटिव है कंबोडिया के साथ भारत की जो पहल है, इसको 2 चरणों में लागू किया जाएगा। इसका जो पहला चरण होगा, इसके तहत भारतीय यात्री कंबोडिया में जाएंगे, वो लगभग 45 लाख से ज्यादा व्यापारियों के यहाँ यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। तो पहले चरण में क्या होगा कि जो लोग भारत की तरफ से कंबोडिया जाएंगे वो यहाँ पर जो है यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। दूसरे चरण में ये होगा कि जो कंबोडिया के लोग भारत में आएंगे, अभी दूसरा चरण यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा है, अभी केवल पहला चरण लागू हो रहा है। दूसरे चरण में ये होगा कि जो कंबोडिया के लोग भारत में आएंगे वो भी बेसिकली यहाँ पर आपका पेमेंट कर सकेंगे। तो जिससे कंबोडियाई नागरिक जो हैं वो भी भारत में यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। तो ये 2 चरणों में यहाँ पर लागू किया जाएगा। इसी के साथ कंबोडिया जो है वो 9वां देश बन चुका है जिसने यूपीआई को स्वीकार कर लिया है। कंबोडिया 9वां देश बन चुका है जिसने यूपीआई को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले अगर आप देखें, इससे पहले आपका सिंगापुर भी यूपीआई को स्वीकार कर चुका है, संयुक्त अरब अमीरात भी यूपीआई को स्वीकार कर चुका है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल है, भूटान है, कतर है, श्रीलंका है, और अब कंबोडिया भी जो है वो आपका यूपीआई को स्वीकार कर चुका है। तो ये तमाम देश हैं जिन्होंने यूपीआई को स्वीकार किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। ये सवाल भी जो है 2025 के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन कौन से देशों ने यूपीआई को स्वीकार किया है। तो ये वो तमाम देश हैं जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है वो बेसिकली आपका यूके और भारत के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी जो है वो भारत और यूके के बीच में शुरू की गई है। क्या होगा इस ऑब्जर्वेटरी में? तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये जो इनिशिएटिव है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां पर आपका दुनिया भर में जो जितनी भी ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन की निगरानी की जाएगी और विश्लेषण के लिए एक डेटा आधारित प्लेटफॉर्म जो है उसके रूप में काम करेगा। यानी कि इस पूरे प्लेटफॉर्म पर जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स है उससे रिलेटेड सारा डेटा जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा और रियल टाइम डेटा मौजूद होगा, जिस रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विश्लेषक हैं, वो ठीक ढंग से, जो नीति निर्माता हैं, वो आंकड़ों का जो है एनालिसिस करके ठीक ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बीच में शुरू किया गया है? क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी भारत और यूके के बीच में शुरू की गई है। इसके अलावा कौन इसको संचालित करेगा? इसको 3 इकाइयां संचालित करेंगी। सबसे पहले भारत की तरफ से आईआईटी धनबाद है जो इसको संचालित करेगी। इसके अलावा यूके की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसको संचालित करेगी और एक और इकाई है जो कि भारत की है जिसका नाम है टेक्समिन भी इसको संचालित करेगी। टेक्समिन क्या है? टेक्समिन बेसिकली आपका
टेक्समिन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक टेक्नोलॉजी के तहत एक जो है खनन एवं खनिज क्षेत्र में काम करने वाला एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। किसके तहत आता है ये? टेक्समिन जो है वो आपका माइनिंग एरिया में काम करने वाला, माइनिंग पर रिसर्च करने वाला एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। तो ये आपको याद रखना है क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली खबर पे बात करते हैं। अगली जो हमारी खबर है ये आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लेकर के है, नेवा जिसको कहा जाता है, नेवा को लेकर के है। ये खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में वेस्ट बंगाल की सरकार ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है। तो अब जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा है वहां पर आपको ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन काम करती हुई नजर आएगी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है क्या, ये हमको पता होना चाहिए सबसे पहले, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है ये संसदीय कार्य मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का एक इनिशिएटिव है कि एक मिशन मोड परियोजना है जिसके तहत, जिसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि देश की संसद और जितने भी आपकी विधानसभा हैं उनके कार्यों का डिजिटलीकरण किया जा सके। यानी जितने भी कार्य हमारी विधानसभाओं में होते हैं या जितने भी कार्य हमारी संसद में होते हैं उनको पेपरलेस बनाया जा सके, उनका डिजिटलीकरण किया जा सके, उनका आधुनिकीकरण किया जा सके और पेपरलेस संचालन हो सके। यानी कि वहां पर हम कागजों का इस्तेमाल ना करें और सारी चीजें जो हैं वो डिजिटली जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। तो फिलहाल इसका इस्तेमाल जो आपका नेशनल ई विधान इनिशिएटिव है, फिलहाल इसका इस्तेमाल जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है, फिलहाल इसका इस्तेमाल आपका लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है और बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं, बहुत सारे राज्यों की जो विधानसभा है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अब तक इसका इस्तेमाल नहीं होता था, पर अब जो है पश्चिम बंगाल की विधानसभा भी इसका इस्तेमाल करने वाली है। इसके अलावा ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ये बेसिकली आपका एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन जो सरकार का प्रयास है उसके तहत ये अवधारणा डेवलप की गई है। इसमें क्या क्या काम किया जा सकता है, इसमें संसद के सारे काम हो सकते हैं। इसमें आप जो है इसके माध्यम से आप प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, आप विधेयक के जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, आप सूचनाएं नोटिस दे सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, समिति कार्यवाही इसके माध्यम से हो सकती है, कार्यसूची तथा बुलेटिन आदि जो है वो इसके माध्यम से मैनेज किया जा सकता है। तो सारी चीजें जो है ये सारी चीजें डिजिटली मैनेज की जा सकती हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये, बेसिकली हमारी जितनी भी संसद का काम है उसको एक जगह पर मैनेज करती है, जिसकी वजह से हमारे संसद की जो एफिशिएंसी है यानी कि जो कुशलता है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये एक अच्छा प्रयास जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली हमारी खबर जो है वो आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लेकर के है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बेसिकली ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत की सबसे पहली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है, फ्लेक्स फ्यूल कार जो है उसको लॉन्च किया है। किसने बनाया है ये फ्लेक्स फ्यूल कार? ये कार बनाई गई है आपका मारुति सुजुकी की तरफ से। तो ये कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते क्या हैं ये भी हमको पता होना चाहिए कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होते हैं। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली ऐसे वाहन होते हैं जिसमें एक आंतरिक दहन इंजन मौजूद होता है, एक इंटरनल कंबल्शन इंजन आपको देखने को मिलता है। और ये इंटरनल कंबल्शन इंजन जो है, ये इंजन बेसिकली इसकी खास बात ये होती है कि ये इंजन आपका गैसोलीन पर भी काम कर सकता है, यानी कि ये इंजन आपका पेट्रोल पर भी काम कर सकता है। और ये इंजन जो है वो आपका जो एथनॉल ईंधन है उस पर भी काम कर सकता है, यानी कि जैसे आपका E20 हो गया उस पर भी काम कर सकता है, E85 पर भी काम कर सकता है और यहां तक कि E100 पर भी काम कर सकता है। तो जो आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें एक इंटरनल कंबल्शन इंजन होता है, जो इंजन आपका पेट्रोल पर भी काम कर सकता है या गैसोलीन पर भी काम कर सकता है, और जो इंजन आपका एथनॉल मिक्स्ड जो फ्यूल है उस पर भी काम कर सकता है, जिसमें E20 भी है, E85 भी है और E100 भी है। तो कितना भी मिक्स हो, सारे मिक्स पर ये काम कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है इसकी इंपॉर्टेंस को आप इस बात से समझ सकते हैं कि नीति आयोग ने इस पूरे व्हीकल को जीरो एमिशन व्हीकल के तौर पर कैटेगराइज किया है, जीरो एमिशन व्हीकल के तौर पर कैटेगराइज किया है। भारत में आपका एमिशन, अगर आप एथनॉल मिक्स की बात करें तो भारत में एथनॉल मिक्स का जो टारगेट है वो लगातार हम अचीव कर रहे हैं। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो 2013-14 में हमारा जो एथनॉल मिक्स था वो मात्र 1.5% के आसपास था, जो कि 2025-26 में बढ़कर के 20% के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि हमने E20 को अचीव कर लिया है। अब सरकार का टारगेट जो है अगला E85 को लेकर के है और E85 को लेकर के भारत में काफी ज्यादा कोशिशें, प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में याद रखना है। चलिए अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर जो है हमारी वो महा वाटर मिशन को लेकर के है।
सबसे पहले अगर आप देखें महा वाटर मिशन की खबर चर्चा में क्यों आई है, तो ये खबर चर्चा में आई है क्योंकि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, और जल शक्ति मंत्रालय, इन दोनों ने मिल करके लगभग 200 करोड़ रुपए के महा वाटर मिशन की शुरुआत की है। तो अगर आपसे पूछा जाए महा वाटर मिशन किसने शुरू किया है, तो आपको पता होना चाहिए महा वाटर मिशन जो है वो आपका एक तो जल शक्ति मंत्रालय और दूसरा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मिलकर लॉन्च किया गया है। आप सबसे पहले महा की फुल फॉर्म क्या है वो आपको याद रखनी है। महा की फुल फॉर्म है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरिया। क्या फुल फॉर्म है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरिया। ये जो महा है, इस मिशन का उद्देश्य जल क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और परीक्षण और डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। बेसिकली इस पूरे इनिशिएटिव का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि भारत में आपका जल संरक्षण कैसे किया जाए, भारत में हम वाटर को और कैसे बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं, वाटर के वेस्टेज को कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम तमाम जो आपके एक्सपर्ट हैं, तमाम जो रिसर्चर्स हैं, उनको रिसर्च करने के लिए प्रेरित कर सकें, उनको रिसर्च करने के लिए ग्रांट दिया जा सके, उसके लिए इस पूरे इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट को कैसे आपस में इंटीग्रेट किया जाए, उसके लिए ये पूरा जो आपका मिशन है महा वाटर मिशन, ये काम करने वाला है। इस मिशन के तहत आपके जो आप विश्वविद्यालय, जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जो अनुसंधान संस्थान हैं, स्टार्टअप हैं, एमएसएमई हैं और उद्योग हैं, इनकी भागीदारी जो है वो आपका सुनिश्चित की जाएगी। इनको आपस में इनको एक मंच पर लाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि बेहतर सोल्यूशन जो है वो हम डेवलप कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर इसरो का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो की भू उपग्रह और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी जो है, यानी कि जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी जो है, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर भूजल के आकलन के लिए, जल संसाधन मानचित्रण के लिए यानी कि मैपिंग के लिए, और इसके साथ साथ आपका सिंचाई योजनाओं और अवसंरचना विकास के लिए इसरो के डेटा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है महा वाटर मिशन के बारे में। तो महा वाटर मिशन क्या है वो हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका भारत के सी फूड एक्सपोर्ट को लेकर के बात करती है। यानी कि ये खबर बेसिकली आपको बताती है कि भारत, ये खबर चर्चा में क्यों आई है? खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का जो समुद्री उत्पाद निर्यात है, यानी कि सी फूड का जो एक्सपोर्ट है, भारत का सी फूड का एक्सपोर्ट मूल्य के मामले में और मात्रा के मामले में दोनों लिहाज से अपने सर्वकालिक स्तर पर पहुंच चुका है, अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में भारत के सी फूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो हमको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अगर आप देखें तो आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में भारत का जो सी फूड एक्सपोर्ट था उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी आपका 19.72 लाख मीट्रिक टन के आसपास। तो इतना जो सी फूड है, इतना सी फूड हमने एक्सपोर्ट किया था, जिसकी जो अगर आप मूल्य की बात करें, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें, इसकी वैल्यू है 73,890 करोड़ रुपए, 73,890 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 8.46 अरब डॉलर के आसपास निकल करके आता है। यानी कि ये इतना अमाउंट जो है वो भारत ने प्राप्त किया सी फूड को एक्सपोर्ट करके। इसमें अगर आप देखें एमपीडा की अगर आप बात करें, एमपीडा वो इकाई है जिसको स्पेशली भारत में आपका मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है। एमपीडा की फुल फॉर्म है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी ही जो है, ये अथॉरिटी बेसिकली आपका मरीन फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही काम करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसको बेसिकली आपका 1972 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कोच्चि में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एमपीडा के बारे में याद रखने हैं। इसमें अगर आप देखिए एमपीडा जो है भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन हेतु, सॉरी इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत नहीं आती है, ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यानी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आती है। ये चीज यहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाली एक वैधानिक इकाई है। वैधानिक इकाई यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको भारत सरकार के कानून के माध्यम से 1972 में बनाया गया था। इसके अलावा अगर आप देखें भारत में जो मरीन प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से प्रोडक्ट की है? तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी है फ्रोजन श्रिम्प की। फ्रोजन श्रिम्प जो है ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्षेत्रों, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करते हैं भारत के सी फूड या जो भारत का मरीन फूड है उसके एक्सपोर्ट में। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? कुल निर्यात आय में जो फ्रोजन श्रिम्प की हिस्सेदारी है वो आपका 66.5% के आसपास है। इसके अलावा कौन से देशों को हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं? इसमें आपको 2 देशों के नाम याद रखने हैं। अगर आप मूल्य के आधार पर देखें, वैल्यू के आधार पर देखें तो अमेरिका को हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। अगर आप जो है मात्रा के आधार पर देखें, अगर आप वॉल्यूम के आधार पर देखें तो चाइना को हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं।
तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप मूल्य के आधार पर देखें तो आपका, अगर आप वैल्यू के आधार पर देखें तो अमेरिका सबसे आगे है, और अगर आप मात्रा के आधार पर देखें तो चाइना सबसे आगे है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है, अगली खबर आपका इंडिया ओमान सेपा को लेकर के है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को लेकर के है। भारत और ओमान के बीच में बहुत पहले इस पूरे एग्रीमेंट पे साइन हुआ था, लेकिन ये खबर अभी चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारत और ओमान के बीच में जो सेपा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट जो है वो अब यहां पर आपका लागू हो चुका है, इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ओमान, अगर आप समझौते के तहत देखें, समझौते के तहत ओमान जो है, ओमान ने भारत के 945 वस्त्र और परिधान टैरिफ लाइनों पर तत्काल जो है शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि इतने प्रोडक्ट्स पर जो है भारत के इतने प्रोडक्ट पर अब बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर इस पूरे समझौते में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात की गई है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का बेसिकली फायदा ये होता है कि इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई तीसरा देश जो है हमारी व्यवस्था का लाभ उठा करके हमारे देश में सस्ते दर पर या सस्ते टैरिफ रेट पर बहुत सारा सामान ना ला सके। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की व्यवस्था जो है डिजिटली यहाँ पर शामिल की गई है, यानी दोनों देश जो हैं वो अब डिजिटल माध्यम से आपस में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस सेपा के अंतर्गत जियोग्राफिकल इंडिकेटर उत्पाद जो हैं उनको भी यहां पर मान्यता प्रदान की गई। न केवल ओमान के प्रोडक्ट्स जो हैं बल्कि भारत के जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट्स हैं उनको यहां पर मान्यता प्रदान की गई है, जिसकी वजह से भारत के जो आपके ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो है, जो आपका हस्तशिल्प है, जो आपका हथकरघा उद्योग है, उसको काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओमान, आपको ये भी पता होगा, ओमान आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी मेंबर है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए। इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आपको कौन देखने को मिलेगा? सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इसके साथ साथ कुवैत है, कतर है, बहरीन है और ओमान है। ये देश आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में देखने को मिलेंगे। तो इनके नाम यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। तो इंडिया ओमान सेपा में क्या खास बातें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या कुछ खास बातें आपको मिलेंगी, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके कितने मेंबर हैं वो भी यहाँ पर हमने याद कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त, और अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद है पूरा टॉपिक हमने जो डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अगर आप सवाल देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कालादान प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाबहार बंदरगाह, ऑप्शन बी सितवे बंदरगाह, ऑप्शन सी हम्बनटोटा बंदरगाह और ऑप्शन डी कोलंबो बंदरगाह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है वो आपका कालादान प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा है, आपको अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहे, हर वीकली कंटिन्यू रहे, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रोग्राम को लेकर के आपका क्या फीडबैक है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा नया प्रोग्राम है तो और भी दोस्तों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। सवाल का जवाब तो आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको तमाम जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।